हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अपने ऐसे फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ कि जो हम साथ में लैंग्वेज किए थे और जो कि अभी जर्मनी में एज अ नर्स वर्क कर रहा है। तो बने रहे इस वीडियोस में, क्योंकि इस वीडियोस में हम A to Z प्रोसेस की बातें करने वाले हैं और अपनी जर्नी को शेयर करेंगे कि हमें कितना टाइम लगा स्पेशली, और प्रोसेस हमारा कैसा हुआ। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा फ्रेंड है, मेरे से मिलने आया है, तो हमने सोचा कि एक यूज़फुल वीडियो सबके लिए बनाए और हर एक कमेंट को मैं यूटिलाइज़ किया हूँ कि कौन कौन सा कमेंट का क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। और इसमें मैं ये जानूंगा कि केतन की जर्नी स्पेशली कैसे हुई, मतलब इंडिया एज ए इंडियन नर्स से जर्मन नर्स बनने तक का। और मतलब इनकी थोड़े स्मॉल बैकग्राउंड के बारे में जाएंगे कि कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ें। तो केतन, आप जस्ट स्टार्ट करो, नॉर्मल सी वीडियोस अपन करते हैं ना। Yeah. Good evening, everyone. Myself Ketan Rathod, and I'm working here as a nurse since last 8 months, and I'm basically from Gujarat. तो केतन, आप गुजरात से आते हो और आपने आपने कौन सा कोर्स किया है? देखो, मैंने नर्सिंग की डिग्री की है। मैंने बेसिकली हैदराबाद से किया है मेरा कोर्स। तो बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चंस होता है कि नर्सिंग आने के लिए जर्मनी आने मुझे कौन सा नर्सिंग का कोर्स करना होता है कि मैं नर्सिंग नर्सिंग करने के बाद जर्मनी के लिए एप्लीकेबल हूँ, मतलब जर्मनी आने का प्रोसेस कर सकूँ। देखो, बेसिकली उसमें आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी होना चाहिए, या फिर आपके पास जीएनएम होना चाहिए। अगर ये तीनों में से एक भी है तो आप एलिजिबल हो जर्मनी में आने के लिए। तो जीएनएम वाले गाइस, मेरे फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जीएनएम के बाद भी जर्मनी आ सकते हो। मैं भी जीएनएम हूँ, केतन भाई भी जीएनएम है। 3.5 years का कोर्स किया हमने, और हम एज अ फ्रेशर यहाँ पे जर्मनी आए हुए हैं। तो ये मत बोलना कि भाई जर्मनी के बाद जीएनएम के बाद अच्छी सैलरी नहीं मिलती, या फिर जीएनएम के बाद फ्यूचर अच्छा नहीं है। जो ये सोचते हो कि जीएनएम के बाद फ्यूचर अच्छा नहीं है, वो आप गलत हो। तो एक दूसरी चीज़ की, केतन, जैसे आपने जीएनएम किया, उसके बाद आपने क्या क्या किया? जैसे 12th के बाद जीएनएम किए हैं, और फिर जीएनएम के बाद आपने कैसे प्रोसेस किया जर्मनी तक का, मतलब क्या क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज, वीज़ा और ये सब थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कीजिए आप। देखो, मैंने बेसिकली जीएनएम किया है, वो मैंने आपको बता दिया है। जीएनएम के बाद मेरे को अराउंड दो साल का आईसीयू का एक्सपीरियंस था। इसके बाद फिर मैंने लैंग्वेज सीखना शुरू किया, लाइक जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू किया, और फिर मेरी वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई है जर्मनी आने की। तो आपने बोला एक्सपीरियंस का, तो इज एक्सपीरियंस नीडेड, मतलब मस्ट है ये एक्सपीरियंस होना? एक्सपीरियंस इज नॉट लाइक मैंडेटरी इन जर्मनी। मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं भी एज अ फ्रेशर आया हूँ। मुझे जस्ट 6 month to 1 year का एक्सपीरियंस था, वो भी कंटिन्यू नहीं था, बीच बीच में गैप थी मेरी। तो गाइज, मैं जस्ट फ्रेशर हूँ यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया कि मुझे एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, क्योंकि ये अलाउड किए हैं हमारे एम्प्लॉयर, हमें अलाउड किए हैं। इन सम केसेस की ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो अलाउ करें या ना करें, क्योंकि समटाइम्स दे विल आस्क फॉर एक्सपीरियंस एंड समटाइम नॉट। तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के पीछे। और कीर्तन, जैसे बहुत सारे ये बंदे पूछते हैं, फ्रेंड्स ये पूछते हैं, भाई लोग ये पूछते हैं कि अपनी जैसे कॉलेज जो है वो आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर स्टेट से अफिलिएटेड है तो वो चलेगा? देखो, वो सिनेरियो में अगर आपकी कॉलेज आईएनसी एफिलेटेड है तो भी चलेगा, अगर स्टेट काउंसिल की एफिलेटेड है तो भी चलेगा। उसमें दोनों केस में चलता है वीज़ा प्रोसेस में, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। तो गाइस, इस केस में मेरी जो भोपाल की कॉलेज थी, मैं बिहार से हूँ और भोपाल से मतलब कॉलेज लिया इसलिए क्योंकि वहाँ की थोड़ी कॉस्ट भी कम आती है और थोड़ा डिले हो जाता है भोपाल वाले में, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बट ये है कि आपको कम कॉस्ट में हो जाता है, वो एक अच्छी चीज़ है। और अगर आप आईएनसी नहीं भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी एजेंसी के पीछे मत पड़ो जो आपसे ये बोले कि आपको आईएनसी करने के बाद ही जर्मनी जा सकते हो, आईएनसी कॉलेज से अप्रूव्ड मतलब नर्सिंग कोर्स ही आप करो तो जर्मनी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट अफिलिएटेड है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई गाइस, डजेंट मैटर, है ना। Definitely. और दूसरी चीज़ की, जैसे हमने आईएनसी या फिर स्टेट अफिलिएटेड से नर्सिंग कोर्स कर लिया, तो फिर आगे क्या करें, मतलब लैंग्वेज का क्या सीन है? देखो, आपकी अगर नर्सिंग कंप्लीट हो गई है, अगर फिर आपने जर्मनी आने का डिसाइड किया है, तो फिर भाई जर्मन लैंग्वेज प्लेस अ मेन रोल इन योर एंटायर प्रोसेस। आई मस्ट से दैट।
तो जर्मन लैंग्वेज में कितनी लेवल्स होती हैं और नर्सेस के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होता है? देखो बेसिकली जर्मन में 6 लेवल्स आते हैं, A1 A2 देन B1 B2 देन C1 C2। नर्सेस के लिए बेसिकली आपको B1 या फिर B2 की रिक्वायरमेंट है जर्मनी में। B1 या फिर B2 की रिक्वायरमेंट होती है। और लाइक बच्चे ये पूछते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट कितना होगा, पैसे खर्च क्यों होता है, कितना होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई सेल्फ कर रहा है, तो उनको ये होता है ना कि भैया मैं मतलब और कितना अमाउंट घर से लूँ मांगूँ। तो आप एक लिमिट बता दो, लाइक एवरेज अमाउंट की, इतना तक आपको खर्च लग सकता है लैंग्वेज में या फिर पूरी प्रोसेस में। देखो एंटायर प्रोसेस का मैं आपको एक एवरेज बताने जाऊँ तो अगर आप लैंग्वेज का लेके चलते हो तो आपको 50,000 से लेके 60 to 70,000 इसमें आपका B1 से लेके B2 तक हो जाएगा एग्जाम। तो गाइज मिनिमम आई से कि मिनिमम 1 लाख के अंदर में आप अपने लैंग्वेज को कर सकते हो। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम लिख रहे हो, क्योंकि 4 टाइप्स की ये होती है, लाइक एग्जामिनेशन होती है गोएथे में, सॉरी जर्मन लैंग्वेज में 4 टाइप्स की एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे गोएथे, यूएसडे और फिर टेल्क और ईसीएल। तो केतन ऐसा है कि कौन सा पेपर करना चाहिए, बहुत सारे को ये कंफ्यूजन होता है कि गोएथे करे, ईसीएल करे, टेल करे, क्योंकि वो नए होते हैं, कुछ आइडिया होता नहीं है। देखो जो अभी आपने बताया वो चारों की चारों एग्जाम्स जर्मनी में एज अ नर्स काम करने के लिए वैलिड है। तो गाइज जैसे हमने जो है लाइक मैंने गोएथे किया है और केतन ने भी गोएथे किया है। तो केतन लाइक B1 तक करने में कितना टाइम लग जाता है? देखो आप लैंग्वेज को लेके एकदम पोटेंशियल है तो 6 मंथ्स से लेके 10 मंथ्स तक का टाइम आपको B1 में लग जाएगा। तो गाइस अगर आप B1 कर रहे हो तो मिनिमम 6 to 10 मंथ तो लगेंगे ही, क्योंकि पेपर भी क्लियर करना होता है। और गोएथे का ये सीन होता है कि हर एक मॉड्यूल अलग अलग होती है, अगर आपको कोई मॉड्यूल नहीं निकला तो आप उससे रिपीट कर सकते हो। बट टेल्क में होता है कि उसमें श्रिफ्टलिशा और म्यूंडलिशा अलग होता है। जैसे श्रिफ्टलिशा हो गया, उसमें 3 मॉड्यूल मिक्स होते हैं, और म्यूंडलिशा में एक एक्सप्रेशन अलग होता है। तो उसमें अगर आप एक में फेल होते हो तो आपको तीनों रिपीट करना पड़ेगा, लाइक पूरी इनके एग्जाम जो टोटल है वो रिपीट करनी पड़ती है। तो केतन लैंग्वेज तो अपन डिस्कस कर लिए हैं, अपन रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस कर लिए कि क्या होती है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं लैंग्वेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन बचपन से थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते होते हैं। मेरा भी एक फ्रेंड्स बोल रहा था कि क्यों तुम जर्मन यूरोपियन कंट्री क्यों चूज किए, तुम क्यों यूके वगैरह नहीं किए, क्योंकि तुम बचपन से थोड़ी बहुत इंग्लिश जाने होते हो और फिर अपनी क्लासेस या फिर बचपन में भी पढ़े होते हो। तो आप क्या बोलोगे कि जर्मन इतना ज़्यादा टफ है कि नहीं सीख पाए, या फिर हाँ टफ है, थोड़ा टाइम लगता है प्रॉपर? आप क्या बोलना चाहोगे लैंग्वेज के बारे में? देखो जर्मन लैंग्वेज को लेके मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि जर्मन लैंग्वेज एकदम इजी है, तो एकदम हार्ड भी नहीं है ये लैंग्वेज। क्योंकि आप जब भी जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको ABCD का A से लेके आपको पूरा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, और एकदम बोलने के लिए भी तो वो आना चाहिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। गैस उसको आपको पेशेंस रखना है, आपको इजीली आ जाएगा, बट उसको आपको पोटेंशियली टाइम देना है लैंग्वेज को। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो तो B1 तो लाइक 9 to 10 मंथ में हो जाती है। ऐसा नहीं है टफ है ज़्यादा, अगर आप अच्छे से प्रॉपर टाइम दे रहे हो तो हो जाएगी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल बस B1 B2 तक है, यहाँ पे भी आओगे तो आपको, क्योंकि देखो कन्वर्सेशन पूरी जर्मन में है, तो आपको जर्मन में ही पेशेंट से कम्युनिकेट करना है। तो थोड़ी बहुत कभी कभी जो डियालेक्ट बोलते हैं ना, डियालेक्ट को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज की टोन होती है ना, अलग अलग होती है सबका डायलेक्ट। हाँ, डायलेक्ट होता है ना जो अलग अलग होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी होती है कभी कभी समझने में, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा इम्प्रूव करने में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद सब इजी हो जाएगा। तो कितने जैसे B1 B2 करके बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको लाइक रजिस्टर्ड नर्स होने के लिए कौन सा पेपर देना पड़ेगा? देखो वैसे एक रिकॉग्निशन प्रोसेस होती है, जब आप जर्मनी मूव करोगे तो फर्स्ट 6 मंथ्स तक आप एज अ असिस्टेंट नर्स काम करोगे। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रिकॉग्नाइज होगी। जो आप इंडिया में डिग्री लेके इधर आए हो वो डिग्री को रिकॉग्नाइज प्रोसेस करेंगे जर्मनी में, ताकि वो जर्मनी में वैलिड हो सके। इसलिए फिर इसके लिए आपको प्रॉपर एक आपका कोर्स चलता है, वो 6 मंथ्स तक का कोर्स चलता है। इसके बाद आपकी कैंटोनेंस प्रूफिंग रहती है, जो कि एक
आपकी डिग्री को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपको जर्मन में भी पूरी एग्जाम का नॉलेज है। तो उसके लिए कैंटोनीज प्रूफुंग या फिर अनपासुंग्सलेरगांग, ये जो 2 एग्जाम्स आती है वो आपके डेफिसिट बेसाइड में लिखा होता है, वो एग्जाम्स फिर आपको देनी होती है इधर आके। तो गाइज इस केस में ऐसा सीन है कि केतन को अनपासुंग मिल गया और मुझे कैंटोनीज मिला है, तो थोड़ा लाइक मुझे लगता है कि यार मुझे भी अनपासुंग मिल जाता। अनपासुंग इज लाइक कि आपको ऐसा सीन होता है ना कि अनपासुंग में आपको केवल सेमिनार अटेंड करने होते हैं, क्लासेस अटेंड करने होते हैं और आपको उवरकुंडे मिल जाता है। केतन तुम्हारा अनपासुंग है या फिर कैंटोनीज है? मेरा एक्चुअली अनपासुंग्सलेरगांग है। अनपासुंग्सलेरगांग यानी जो आप इंडिया में आप करके आए हो, उसमें कितने क्लिनिकल आवर्स कौन से डिपार्टमेंट में कम होते हैं, फिर वो डेफिसिट बेसाइड में लिखे होते हैं, फिर वही क्लिनिकल आवर्स आपको इधर प्रैक्टिकल में आके कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप रिकॉग्नाइज्ड ऑटोमेटिक हो जाओगे जर्मनी में। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक फ्रेंड्स का कमेंट था कि लाइक कितनी अटेम्प्ट होती है रिकॉग्निशन का, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि वो देखो सबसे सेंसिटिव क्वेश्चंस है। जब बंदा B1 भी कर लिया या B2 करके यहाँ पे आ गया और लाइक ये जानना चाहता है कि हमें कितनी अटेम्प्ट मिलेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का पेपर है, अगर सपोज थोड़ी उन्हें टफ लगा या फिर कुछ ऐसा सीन है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखो, रिकॉग्निशन प्रोसेस में जो एग्ज़ाम आती है वो इतनी हार्ड होती नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। वो मिनिमम 90 to 99% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं निकाल पाते हो तो बस आपको और एक चांस मिलेगा, इसके बाद फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक केतन मैं जानता हूँ कि लाइक 2 अटेम्प्ट तो आप एक एम्प्लॉयर के पास ले सकते हो। और लाइक मेरे फ्रेंड से, एक फिलीपींस की फ्रेंड्स है, उसने बताया कि लाइक अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ 2 अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं किया तो आप कोई अदर्स एम्प्लॉयर ढूंढ करके मूव हो सकते हो। बट गाइज मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए पूरे प्रिपेयर नहीं हो तो आपके एम्प्लॉयर आपको वहाँ नहीं भेजेंगे। 110% सिक्योर्ड हो आप, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मेरा जो नर्स है जिस पे मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि राइट भी वो पे करते हैं, तो वो ये नहीं सोचते ना कि जिनके पीछे मैं इतना खर्च करूँ उनकी पेपर क्लियर ना हो और उन्हें वापस जाना पड़े। तो इसलिए आप जब तक फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपके एम्प्लॉयर अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपको 6 महीने की जगह साल भर भी वेट करा सकते हैं कि आप जब तक रजिस्टर्ड हो। और हाँ केतन, लाइक सैलरी की बात करें तो जैसे रजिस्ट्रेशन से पहले, जर्मन रजिस्टर्ड नर्स बनने से पहले तक का जो प्रोसेस है, लाइक उसके ड्यूरेशन में सैलरी क्या मिलती है? देखो, बिफोर योर recognition in Germany, you work as an assistant nurse, then your salary will be under 2,700 euro to 3,000 euro. And once you have cleared your exam in Germany, like once you are a registered nurse in Germany, then your salary will goes up to 3,500 euros to 4,000 euros. तो केतन जैसे ब्रूटो नेटो क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ब्रूटो क्या होता है, नेटो क्या होता है, उसे भी थोड़ा स्मॉल एक्सप्लेन कर दो। हाँ, देखो, जर्मनी में 2 टाइप्स की सैलरी होती है, आपकी ब्रूटो सैलरी और आपकी नेटो सैलरी। ब्रूटो सैलरी यानी जो आपको विदाउट टैक्स कटिंग, जो टैक्स डिडक्शन नहीं होता है, जो आपकी नेट सैलरी होती है उसको ब्रूटो सैलरी बोलते हैं। और जो टैक्स डिडक्शन के बाद जो आपके अकाउंट में आएगी उसको नेटो सैलरी बोलते हैं। जर्मन के यूरो में तो अपन पता कर ली कितनी सैलरी होती है, अब इंडियंस में ही बता दो, क्योंकि सबको ये होता है कि भाई इंडियंस कितना करेंसी मिलेगा अपने को। और लाइक ये बता दो कि रजिस्टर्ड नर्स होने से पहले जैसे असिस्टेंट नर्स की सैलरी इंडियन रुपीस में क्या है, उसके बाद रजिस्टर्ड होने के बाद सेविंग, टू बी ऑनेस्ट सेविंग कितना हो जाता है। क्योंकि देखो कोई भी अपना मदर कंट्री छोड़ के जब आ रहा है, लाइक इंडिया को छोड़ के आ रहा है, अपने फैमिली को, माँ पापा को या फिर अपने भाई बहन है या फिर पूरी फैमिली को जब छोड़ के बंदे आते हैं, तो मेन चीज़ मोटिवेट करता है अपने को यहाँ पे आने का। वो टू बी ऑनेस्ट सबके लिए, अब मेरे लिए तो लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई सैलरी। वर्क इन्वायरमेंट थोड़ा हेक्टिक हो चलेगा, कोई इशूज़ नहीं है, बट सैलरीज बराबर आनी चाहिए, है ना, क्योंकि घर से इतने दूर है तो सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मूव करने का। कोई ऐसे ही मूव नहीं होता। तो आप सैलरीज बता दो इंडियन करेंसी में। देखो, आप जर्मनी में आओगे तो एज अ असिस्टेंट नर्स पहले काम करोगे, तो उसमें आपका सैलरी में इंडियन रुपीस में बताने जाऊँ तो 1.5 लाख से लेके 2,25,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। फिर उसमें से आपको रेंट निकालना पड़ता है, जो कि थोड़ा स्लाइट मैटर करता है जर्मनी में, क्योंकि हाउस रेंट इधर थोड़ा ज़्यादा है। किसी का
30,000 से लेके 50,000 तक इधर रेंट होता है। तो अगर जो सिटी के पास में रहते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है, और जो कहीं गांव टाइप की एरिया में रहता है, लाइक इट्स रूरल एरिया में जो रहते हैं उनको थोड़ा कम पेमेंट लाइक पे करना पड़ता है उसके लिए। तो एग्जैक्ट अमाउंट हम नहीं बोल सकते सेविंग्स का, बट हम बता सकते हैं कि आप 1.5 लाख से लेके 2,25,000 के अंदर डेफिनेटली आप सेव कर पाओगे। हाँ, लाइक देखो, अगर आप असिस्टेंट नर्स हो, आप अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हो, तो मैक्सिमम सेविंग आप 1+ कर ही सकते हो, 1,25,000 प्लस कर सकते हो, क्योंकि देखो इतना भी कॉस्टली रेंट नहीं होता है। हाँ, कॉस्टली होता है अगर आप मेन सिटी में हो, तो इस हिसाब से आपको सैलरीज भी मिलती है। जैसे मैं अभी म्यूनिक के अंदर एक छोटी सी सिटी है ना, ग्यूसबुक के पास, तो मैं वहाँ पे वर्क करता हूँ। तो वहाँ पे सीन है कि टैक्सेस उतने ज़्यादा नहीं है, डेट करके अराउंड 18 से 20 या फिर 15 से 22 के अंडर आ जाती है। उसके बाद अपने को रेंट वगैरह पे करना होता है। तो ऐसा नहीं है गाइस, मूव कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मोटिवेशन सैलरी है, सैलरी अच्छी हो जाती है, सेविंग हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर देन लाइक आप इंडिया में भी काम करो तो कितना ही, आप 15 से 20,000 मोस्टली, अगर आप फ्रेशर हो तो 12,000 भी मिल जाता है कहीं कहीं, 12,000 से 15,000 20,000। अगर आप दिल्ली ऐसे सिटी में काम कर रहे हो तो 20 से 30,000 के करीब मिलते हैं। तो डिपेंड करता है वो कौन से आप हॉस्पिटल में हो, कहाँ काम कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और कितना लाइक वीज़ा प्रोसेस का क्या सीन है, लाइक वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में मेन डॉक्यूमेंट जैसे लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट होता है वो वीज़ा के टाइम लगता है, या फिर जब अपन डेफिसिट बेसाइड जो रिकॉग्निशन करवाते हैं उस टाइम लगता है? देखो लाइक जब आप लैंग्वेज क्लियर कर लेते हो तो आपका चारों मॉड्यूल क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक ऑफिशियली आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है लैंग्वेज का, फिर वही आपको सबमिट कराना पड़ता है वीज़ा ऑफिस में जाके, क्योंकि दिस डॉक्यूमेंट्स विल प्ले अ मेन रोल्स इन योर एंटायर वीज़ा प्रोसेस। तो गाइज देखो, वीज़ा प्रोसेस जो है, जो लाइक वीज़ा अपॉइंटमेंट जो हमारी होती है, उस टाइम ही हमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कॉपी लगते हैं, और जो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होता है वो लास्ट में लगता है। ये ना कि आप जब डेफिसिट बेसाइड जनरेट कर रहे हो, डेफिसिट बेसाइड जनरेट करना, लाइक रिकॉग्निशन करना, वो चीज़ जो है आपको केवल आपके नर्सिंग के मार्कशीट रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि आपके लैंग्वेज के सर्टिफिकेट पे। तो ये बहुत सारे एजेंसी ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने B1 B2 नहीं किया है तो आपकी प्रोसेस नहीं हो सकती। दैट्स इज टोटली रॉन्ग, 110% रॉन्ग। आपको आपका रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो आप डेफिसिट बेसाइड जनरेट कर सकते हो। और अगर आपके पास, जैसे गोहित, आपके पास लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो वीज़ा प्रोसीड कर सकते हो। बिना लैंग्वेज सर्टिफिकेट के वर्क वीज़ा प्रोसीड नहीं कर सकते हो नर्स के लिए। मिनिमम B1 या B2 होना ही चाहिए, बिना इसके नहीं होगा, है ना। तो केतन लाइक एक सबसे लास्ट क्वेश्चन, एक छोटी सी सजेशन, 2 सेंटेंस या फिर 4 सेंटेंस में जुजामन फासन बोलते हैं ना, लाइक एक सबको कंक्लूजन क्या है कि अगर बंदा फ्रेशर है, कोई फ्रेंड फ्रेशर है, भाई फ्रेशर है, तो वो क्या करे कि लाइक इजीली हो और थोड़ा कम कॉस्ट में आ जाए। क्योंकि देखो, मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो मैं भाई हर एक पेन को समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आ गया तो मैं किसी से कनेक्ट नहीं हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से अभी भी कनेक्ट हैं, सजेशन लेते हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे उन्हें? देखो आप अभी MSc का लास्ट ईयर है, या फिर BSc का लास्ट ईयर है, या फिर आपका GNM का लास्ट ईयर है इंसगेसाम, या फिर आप लाइक फ्रेशर हो, तो इजीली आप जर्मनी का सोच सकते हो। लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज पे टाइम दो, लैंग्वेज क्लियर करके आपकी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करवा लो, तुरंत ही आप जर्मनी में आ जाओगे। क्योंकि अभी ह्यूज लेबर शॉर्टेज चल रही है और उसमें भी नर्सेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जर्मनी में। तो गाइस लाइक यही है कि मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप बिना इधर उधर गए डायरेक्ट लैंग्वेज पे फोकस करो। जैसा भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आपको जचता है, जैसे भी आपकी जो होती है ना बजट, उसके हिसाब से चलो। एजेंसी तो मैं सजेस्ट करने से रहा, क्योंकि देखो फर्स्ट एजेंसीज में मेरे साथ लाइक ऐसा हुआ कि मेरी प्रोसेस वहाँ से नहीं हो पाई। मेरी डॉक्यूमेंट थोड़ी डिले आई, बट उनका ये था कि प्रोसेस उनकी बहुत ही ठप थी, लेंदी थी, उतना मैं रुक नहीं सकता था। 9 महीने 10 महीने मेरे पास उतने पेशेंस नहीं थे। क्योंकि आप जानते हो, अगर आप कोई लैंग्वेज कर रहे हो तो आपको उस लैंग्वेज के टच में होना ज़रूरी होता है। तो फिर हमारी लाइक प्रोसेस हो गई बराबर, दूसरे एजेंसी से मेरी हो गई। इसलिए मैं एजेंसी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को सफ़र करके आया हूँ। तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं आपको बोल दूँ कि आप इस एजेंसी में जाओ, उस एजेंसी में जाओ, यहाँ से प्रोसेस करवाओ, वहाँ से प्रोसेस करवाओ। आई विल नॉट सजेस्ट एनी एजेंसी एज ऑफ नाउ। आगे का फर्दर पता नहीं, देखते हैं।
तो गाइस मैं ये बोलूँगा कि आप लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करो। आप मेल करना, इंस्टा पे मैसेज करना करो, ऐसा नहीं है, आप कमेंट करो, आपकी जो भी क्यूरी है अपन हमेशा है वहाँ पे रिप्लाई करने के लिए, है ना। तो मेन चीज़ है कि आप लैंग्वेज करो, बिना लैंग्वेज के जर्मनी में कुछ नहीं है। और जो भी लाइक ऐसे ही लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेके आ जा रहे हैं भाई, उनके लिए वेलकम नहीं है जर्मनी, बिकॉज यार यहाँ पे आप जर्मन बोल रहे हो, बोलना पड़ेगा डे टू डे लाइफ में। और लाइक कहीं भी जाओ, आप बैंक में जाओ, सुपर मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, नो बडी विल स्पीक इंग्लिश हियर। हाँ, सिटी में चले जाओगे उसका केस अलग है, थोड़े बहुत लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, वैसे इंग्लिश जानते हैं यहाँ के लोग, बट वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा वर्क इन्वायरमेंट कैसा कहते हैं, लाइक वर्क कलीगन अच्छे हैं या फिर ज़्यादा गुस्सैल टाइप पे, चलो तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता है, तो ऐसा कुछ सीन है। देखो, जर्मनी का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड फेमस पॉपुलर है ये वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि आपको वीकली 38 आवर्स टू 40 आवर्स आपको काम करना होता है। वीक में 2 दिन आपको छुट्टी मिलती है। और आपका जैसा क्वेश्चन था दूसरा कि लाइक कलीग्स इधर के कैसे होते हैं, हमारे जो जहाँ पे हम काम करते हैं, तो जब जहाँ हम काम करते हैं, जो स्टेशन पे हम काम करते हैं, तो वहाँ पे लोग इतने लाइक हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम इंडिया से आ रहे हैं। तो लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, बट वो लोग इतना सपोर्टिव होते हैं, हर चीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं। वैसा नहीं है कि ऐसा आपके डायरेक्ट आपको ऐसे ही अकेला छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके साथ डेफिनेटली एक जन रहेगा जर्मन बंदा, और वो आपको पूरा सजेशन देते रहेगा, हर आपको चीज़ पूरी आपको बताते रहेगा, क्या सही है क्या सही नहीं है, आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे किसके साथ कैसी बात करनी है, वो सब चीज़ें आपको डिटेल में बताते रहेगा। गाइस आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा, B1 से आओ, B2 से आओ, कुछ भी करके आओ, कोई भी लैंग्वेज करके आओ, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन आए और आपको डायरेक्ट पेशेंट्स के पास भेज दिया जाए। अभी मेरा एक फ्रेंड आया विकास कर्नाटका से, तो लाइक वो भी अभी 1 महीना ही हुआ उसे, बट उसकी 1 महीना प्रॉपर क्लासेस हुई, और फिर लाइक अभी भी उसकी फर्दर क्लासेस हो रही है कैंटनीज का हमारे साथ। और सही है, बिना जाने आपको कहीं बिठाएंगे नहीं, बिना जाने आपको कहीं कुछ कराएंगे नहीं, है ना। तो गाइस होप कि वीडियोस यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और कुछ ऐसा पॉइंट रह गया केतन जो हमें और बताना चाहिए, लाइक कुछ ऐसा पॉइंट हो? वैसा कोई पॉइंट तो बचा नहीं है, बट हम लास्ट में वही बोलना चाहेंगे कि बस इंडियन नर्स जर्मनी इज रियली वांट्स यू, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल गाइस हियर। एक बात चीज़ और कि अगर आप ये सोच रहे हो कि साल 2 साल के बाद वैकेंसीज रहे ना रहे, तो आप कभी मत सोचो, क्योंकि जर्मनी का पॉपुलेशन ओल्ड होते जा रहा है। यहाँ के लोगों को केयर करने के लिए चाहिए ही चाहिए प्रॉपर नर्सेज, क्योंकि देखो यहाँ पे नर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लाइक जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, एटलीस्ट लाइक 4-5 ईयर्स तक तो नर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो गाइस होप कि वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू केतन फॉर बीइंग विथ मी। लाइक मैंने नहीं सोचा था कि केतन आएगा, मिलेंगे अपन तो थोड़ी एक स्मॉल वीडियोस हो जाएगी। बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियोस हुई, अपन साथ में वीडियोस बनाए, बहुत सारी चीज़ डिस्कस किए। क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट, छोटी छोटी वीडियोस से, जैसे हमने अभी वीडियोस बनाया तो बंदे रिलेट करते हैं। जैसे मैं बिहार से आता हूँ, तो बहुत सारे रिलेट करते हैं, यार बिहार का बंदा जर्मनी है। तो ऐसा नहीं है गाइज, आप भी आ सकते हो। ऐसा इंडिया में कहीं से भी कोई भी कोर्स किया, लाइक GNM किया, तो आप अप्लीकेबल हो, प्रोसेस करो, लैंग्वेज सीखो। टू बी ऑनेस्ट, लैंग्वेज अगर सीख लिए तो आपकी सारी बैरियर खत्म हो गई। अगर आपके पास B1 B2 का सर्टिफिकेट है तो यू आर टोटली इजिलेबल, नो बडी विल कैन स्टॉप यू टू रीचिंग जर्मनी ना। कोई रोक नहीं सकता आपको जर्मनी आने से। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।